डियर स्टूडेंट्स, आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे दो सदिशों का गुणन। तो अब दो सदिशों का गुणन स्टार्ट किस तरीके से करेंगे इसको ज़रा देखो। अब हमको एक एग्जांपल बताओ। मान लो ये 8 एक सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है। यदि इस सम संख्या में किसी एक और सम संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, जैसे 6 है, ये भी एक सम संख्या है, तो 8 में 6 का गुणा किए कितना आ गया? 48। यह भी एक क्या है? सम संख्या है। इसका मतलब ये निकल कर आया, हम केवल इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल का मतलब ये निकल कर आया कि यदि किन्हीं इन दो सम संख्याओं का गुणा करने पर एक नई संख्या मिली, इन दो संख्याओं का गुणा करने पर एक नई संख्या मिली जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक क्या है? सम संख्या है। इसी तरीके से 7 एक विषम संख्या ले लिए हम, और 6 एक विषम सम संख्या ले लिए। एक सम संख्या ले लिए, 6 एक सम संख्या ले लिए, 7 एक विषम संख्या ले लिए, और इन दोनों का जब गुणा किए तो हमको एक सम संख्या मिल गई। यानी कि इन जब दोनों विषम संख्याओं का हम गुणा किए तो एक नई संख्या मिली जो कि क्या है? सम संख्या है। इसी तरीके से हम अब की बार दो सम संख्या ले लिए, 4 और 6। तो अब देखो, जब 4 और 6 दो सम संख्या ले लिए तो अब यहाँ पर 6 कितना हो गया? 24। यह भी एक क्या मिल गया? सम संख्या मिल गया। इसी तरीके से और कोई ले लो समझने के लिए, क्योंकि अभी तक सम ही आया। अब विषम वाला कोई ले लो। अब जैसे देख लो, एक 7 ले लिए, यह एक विषम संख्या है, एक 5 ले लिए, ये भी एक विषम संख्या है। जब दोनों विषम का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एक नई राशि मिली, वो भी क्या हो गई? विषम हो गई। अब देखो, इसी तरीके से हम बताएं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो हम समझाना चाह रहे हैं इसी एग्जाम्पल से, ये देखो, जब दो पूर्णांकों का गुणनफल हुआ तो एक नई पूर्णांक मिली। अब वो सम है कि विषम है कुछ पता नहीं है, वो तो पता चलेगा उस प्रॉपर्टी पर। यहाँ दो पूर्णांक एक सम विषम लिए तो एक नई संख्या मिली, वह सम है कि विषम है, ऐसा कुछ। इसी तरीके से जब हम किन्हीं दो सदिश का गुणा करते हैं, जब हम किसी दो सदिश का गुणा करते हैं, क्या करते हैं? दो सदिश का गुणा करते हैं, तो जो गुणनफल मिलता है वह गुणनफल सदिश राशि भी हो सकता है, वह गुणनफल सदिश राशि भी हो सकता है, और वह गुणनफल अदिश राशि भी हो सकता है। जैसे यहाँ गुणनफल सम और विषम आ रहा था, इसी तरीके से अगर हम किन्हीं दो सदिशों का गुणा करें तो वह गुणा या तो एक सदिश राशि हो सकता है या तो एक अदिश राशि हो सकता है। अब दूसरा स्टेप देखो, अभी हम क्या समझाए कि यदि किन्हीं दो सदिशों का हम गुणा करें तो वह गुणनफल सदिश राशि भी हो सकता है और वह गुणनफल अदिश राशि भी हो सकता है। यदि सदिशों का गुणन एक असदिश, यदि सदिशों का गुणन अदिश राशि मिले, कौन सी राशि मिले? अदिश राशि मिले, तो वह गुणन अदिश गुणन कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश गुणन। हमारे कहने का मतलब है कि यदि दो सदिश का हम गुणा करें और वह गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त हो, जैसे यहाँ सम विषम हो रहा था, तो ऐसा गुणन अदिश गुणन कहलाएगा। और इसको प्रदर्शित करते हैं कैसे? मान लो कोई दो सदिश मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, इनका हम अदिश गुणन करें तो हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। लेकिन अब दूसरा स्टेप, यदि मेरे पास कोई दो वेक्टर ए व बी हैं,
इनका गुणन करने पर गुणनफल जो है वह एक सदिश राशि मिल गया। कौन सी राशि मिल गया? सदिश राशि मिल गया। तो उस गुणन को हम सदिश गुणन कहते हैं। और सदिश गुणन को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी टॉपिक को यहाँ पर देखो, हम अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसी हिंट से। देखो हमारा टॉपिक है दो सदिशों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर। अब देखो यहाँ समझना पड़ेगा, अगर हम ऐसा कहें कि किन्हीं दो भौतिक राशियों का गुणनफल, किन्हीं दो भौतिक राशियों का गुणन उनके गुणनफल के आधार पर दो प्रकार का होता है। अगर हम ऐसा कहें कि किन्हीं दो भौतिक राशियों का गुणनफल उनके गुणनफल के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक अदिश और एक सदिश गुणन, तो शायद गलत नहीं होगा। देखो वही चीज़ हम लिखें, विभिन्न प्रकार के दो सदिशों का गुणा से हमें एक नई भौतिक राशि प्राप्त होती है जो अदिश व सदिश हो सकती है। जैसे वहाँ पर गुणा करने पर या तो सम मिल रहा था या तो विषम मिल रहा था, वैसे जब हम किन्हीं दो भौतिक राशियों का गुणा करें तो वह सम भी हो सकता है, वह विषम भी हो सकता है। तो वही चीज़ हम लिखे कि विभिन्न प्रकार की भौतिक राशि, विभिन्न प्रकार के दो सदिशों की गुणा से हमें एक नई भौतिक राशि प्राप्त होती है जो अदिश या सदिश हो सकती है। अब इसके आगे तो हम टॉपिक यहाँ पे अभी समझा ही दिए कि यदि दो सदिशों का गुणन अदिश हो तो वह कौन सा गुणन कहलाएगा? अदिश गुणन। यहाँ पर हम वही समझाए और लिखे कि यदि दो सदिशों का गुणनफल, देखो यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे अदिश गुणन कहते हैं। इसी का उल्टा, यदि किन्हीं दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे सदिश गुणन कहते हैं। यानी कि अगर दो वेक्टरों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होगी तो तुम उसको अदिश गुणन कह दोगे। अगर दो वेक्टरों का गुणन सदिश राशि प्राप्त हुआ तो सदिश गुणन कहोगे। अब देखो उसका नीचे डिटेल दिए, यानी कि दो प्रकार का होता है, एक सदिश गुणन एक अदिश गुणन। तो देखो दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, किन्हीं, अब ये रटना और समझना पड़ेगा, किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ध्यान दो, किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। यही चीज़ हम बताए हैं। लेकिन देखो जिनका मान उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसको समझो, मान लो ऐसे एक कोई सदिश है, ऐसे एक सदिश है, यदि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यदि वेक्टर ए का परिमाण ए और बी का परिमाण बी और इनके बीच का बना कोण थीटा हो, क्या, यदि ये वेक्टर ए का परिमाण ये हो और इस वेक्टर बी का परिमाण बी हो और इनके बीच का बना कोण थीटा हो, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणन, वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होगा। क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। देखो हम इसी को क्या लिखे हैं, ये क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, वेक्टरों का परिमाण है, वेक्टरों का क्या है, परिमाण है। और ये कॉस थीटा क्या है, ए व बी, ए व वेक्टर ए व बी के बीच का बना कोण है, बीच का बना कोण है, कोण का कॉस है, कॉस का मतलब क्या, कोज्या है, क्या है, कोज्या है। अब देखो ये परिमाण गुणे उनके बीच की बने कोण की कोज्या, गुणे परिमाण गुणे उनके बीच बने कोण की कोज्या,
उनके बीच बने कोण की क्या कोज्या। तो हम ऐसा तो ज़रूर कह सकते हैं कि किन्हीं दो वेक्टरों के परिमाणों और क्या है ये कॉस थीटा क्या उनके बीच बने कोण की कोज्या और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ हम लिखे हैं। ये मेरे पास देखो जिनका मान उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब वही चीज़ देखो यहाँ पर हम लिखे हैं, यदि मेरे पास कोई दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो जिनका परिमाण क्रमशः ए और बी हो, बीच का कोण थीटा हो। यही देखो वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, यदि इसके बीच का कोण थीटा हो तो इनका अदिश गुणन वेक्टर ए। यहाँ पर देखो सदिश गुणन को डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ हम तुमको बता चुके हैं, तो यहाँ पर देखो वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होगा। ये तो रही बात अदिश गुणन की। अब इसी तरीके से अब हम सदिश गुणन में चले आ रहे हैं। सदिश गुणन में देखो, सदिश गुणन में सेम यही है। यहाँ पर देखो जब अब फिर से इसको समझो, सदिश गुणन का मतलब क्या। अब सदिश गुणन को समझो। सदिश गुणन का मतलब यदि मेरे पास कोई दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हों, यदि इनका गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो ये सदिश गुणन कहलाएगा। अब इसी तरीके से देखो, यदि मेरे पास कोई दो वेक्टर ए व वेक्टर बी हों तो हम जब इनका सदिश गुणन निकालते हैं तो उसको लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख रहे थे, यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर सदिशों का गुणन होगा तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट समझाएंगे। अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं तो इसको ये आता है ए बी साइन थीटा। ये भी क्या होता है, ये भी साइन थीटा आता है। इसको हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। तो अब तुम लोगों को शायद डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। यदि किन्हीं दो जिनका मान इनके परिमाणों तथा इनके बीच बने कोण की वहाँ कोज्या था और यहाँ साइन है मतलब ज्या, इनके बीच के परिमाण तथा इनके बीच के बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यही चीज़ देखो यहाँ पर, यही चीज़ें हम लिखे भी हैं कि यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। यही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं, दो सदिशों के सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। मतलब जब हम दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वह सदिश राशि आता है। वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखे हैं क्या, यदि हम किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो एक सदिश राशि प्राप्त होता है। आगे उसका फार्मूला लिख दिए, जिनके परिमाण और उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यदि मेरे पास कोई दो सदिश ए व बी हो जिनके बीच का कोण थीटा हो तो उनका सदिश गुणन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताना पड़ेगा, जैसे क्लास 10th में हुआ था। क्लास 10th में जैसे इसका डिस्क्राइब किए थे वही अदिश गुणनों की विशेषता।
अब देखो ये cos थीटा का मान पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होता है, 10th में बताए थे। जब तक थीटा का मान 90 अंश से छोटा होता है तब तक cos थीटा पॉजिटिव होता है, तब तक cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बताए थे। जब तक cos थीटा का मान 90 अंश से छोटा होता है या एक न्यून कोण होता है तब तक ये पॉजिटिव होता है। देखो पहली प्रॉपर्टी, जब थीटा का मान न्यून कोण होगा, जब थीटा का मान न्यून कोण होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान धनात्मक होगा। लेकिन तुम लोग जानते हो cos 90 का मान 0 होता है, यही चीज़ लिखे हैं। देखो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 होगा। तुम लोग जानते हो जब थीटा का मान 90 डिग्री से ऊपर हो जाता है, अधिक कोण हो जाता है तो cos निगेटिव होने लगता है। तो वही चीज़ लिखे हैं, जब थीटा का मान अधिक कोण होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ऋणात्मक होने लगेगा। ये तो रही अदिश गुणनों की विशेषता। अब इसी आधार पर सदिश गुणनों की विशेषता तुम लोगों को करना है। अब इसको समझना और करना, इसके बाद हम कल के वीडियो में तुम लोगों को इन दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल कराएंगे।